नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो सल्तनत व्यवस्था थी, सल्तनत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सल्तनत को प्रांतों में बांट दिया गया था, प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया था, जिले को परगने में बांट दिया गया था, परगने में अनेक गांव होते थे और परगने को गांव में बांट दिया गया था। और गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिस पर डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान का कोई रोल नहीं होता था। और यहाँ जो है यहाँ की जो विवादें होती थी वो पंचायतों द्वारा निपटाई जाती थी। इसमें कौन था? चौकीदार आप देखेंगे, ठीक है, चौकीदार, पटवारी, चौधरी, ठीक है, इनका नाम आज भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या? पहला नाम है खूत और दूसरा है मुकद्दम। खूत और मुकद्दम ये भी क्या होते थे? गांव के अधिकारी होते थे। और मैं बताया ना कि प्रशासन, गांव के प्रशासन में सुल्तान का कोई हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्तनत कालीन प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन में जो दिल्ली की शासन व्यवस्था थी वो पूर्णतया किस पे निर्भर थी? सैनिक शक्ति पर आधारित थी, ठीक है। और सुल्तान की जो सेना थी ये चार प्रकार की होती। कौन? अस्थाई सेना। वो अस्थाई सेना कौन? जो सुल्तान द्वारा स्वयं रखी गई है। दूसरा और एक अस्थाई सेना थी जो सरदारों एवं प्रांताध्यक्षों द्वारा रखी गई थी। तीसरी सेना थी अस्थाई सेना, जो युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे, वो अस्थाई सेना होती थी। चौथा था जिहाद के लिए लड़ने वाला, मतलब धर्म युद्ध कर लड़ने के वाले सेना या स्वयं सेवक कहा जा सकता है। ये चार प्रकार की सेना हुआ करती थी। और अब मैंने ये भी बताया कि इन्हें जो है लूट के माल में हिस्सा जो है दिया जाता था। वो क्या था? खुम्स। खुम्स पहले 1/5 भाग बांटा जाता था सैनिकों में, 1/5 भाग राजकोष में जाता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग को राजकोष में रखवाया और 1/5 भाग को सैनिकों में बंटवाया, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक पढ़ी थी। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत काल की सेनाएं, ठीक है। सल्तनत काल की सेनाएं, सल्तनत कालीन ठीक है, सल्तनत कालीन सेनाएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि जो सल्तनत काल की सेनाएं थी या सल्तनत कालीन जो सेनाएं थी कौन था। पहले तो आप देखेंगे केंद्रीय सेना थी। पहले क्या थी? केंद्रीय सेना। केंद्रीय सेना, केंद्रीय सेना में आप देखेंगे हम्स ए कल्ब या कल्ब ए मुल्तानी। केंद्रीय सेना को क्या कहा जाता था? हम्स ए कल्ब, हम्स ए कल्ब या हम्स ए कल्ब ए मुल्तानी, कल्ब ए हम्स ए कल्ब या कल्ब ए मुल्तानी कहा जाता। दूसरा था प्रांतीय सेना। दूसरा था क्या? प्रांतीय सेना। प्रांतीय सेना को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग मीन्स सल्तनत कालीन।
प्रांतीय सेना को कहा जाता था हम्स ए अतरफ। हम्स ए हंस ए अतरफ। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे शाही घुड़सवार, केंद्रीय सेना, प्रांतीय सेना, फिर क्या, शाही घुड़सवार। शाही घुड़सवार। शाही घुड़सवार जो सेना होती थी इसे हम कहते थे सवार ए कल्ब। क्या कहते थे? सवार ए कल्ब जो है कहा जाता था। इसके बाद आप देखेंगे सुल्तान की एक व्यक्तिगत सेना होती थी। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना। ठीक है। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना। सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी उसे हम कहते थे क्या? शमसी घुड़सवार। क्या कहा जाता था उसे? शमसी घुड़सवार नाम से कहा या बुलाया जाता था या कहा जाता था। अब देखेंगे सुल्तान के सैनिक क्या कहलाते थे? सुल्तान के सैनिक, मैंने बताया कि सुल्तान के सैनिक हमसे कल्ब, हमसे कल्ब, सुल्तान के सैनिक हमसे कल्ब कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में रहने वाली जो टुकड़ियां थी उन्हें क्या कहा जाती थी? उन्हें खासा ए खैल। सुल्तान की सुरक्षा में कौन रहती थी? जो टुकड़ी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था खासा ए खैल। खासा ए खैल जो है नाम से जानी जाती थी। युद्ध के समय आप देखेंगे, युद्ध के समय सरदारों व प्रांताध्यक्षों की सेनाएं किसके अधीन होती थी? इनकी सेनाएं युद्ध के समय में किसकी? सरदारों की और प्रांताध्यक्षों की सेनाएं दीवान ए आरिज। किसके? दीवान ए आरिज के अधीन, दीवान ए आरिज के अधीन रहती थी। युद्ध के समय सरदारों की और प्रांताध्यक्षों की जो सेनाएं होती थी वो दीवान ए आरिज के अधीन होती थी। ठीक है। आप देखेंगे कि सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण व पदोन्नति आदि, सैनिकों की भर्ती, उनका पदोन्नति आदि के विषय में कोई समान नियम नहीं थे। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देकर एक विशाल अस्थाई सेना रखी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी के 2004 में पूछा गया था कि नगद वेतन देने की शुरुआत कौन करा था? तो नगद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। और नगद वेतन देकर सबसे विशाल अस्थाई सेना किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। आप देखेंगे किंतु फिरोज शाह तुगलक ने सेना को सामंती सेना में परिणत कर लिया। ठीक है। लेकिन
फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, जो सेना होती है इसको जो है सामंती सेना में क्या करता है, परिणत कर देता है। ठीक है, या कर दिया था। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके बाद सैनिकों के कट्टरपन जागृत करने के लिए, उनके अंदर कट्टरता आ जाए, ठीक है, इसको जागृत करने के लिए कौन? मौलवी और उलेमा, मौलवी और उलेमा लोगों को, किसको? मौलवी और उलेमा की भी नियुक्ति किसमें होती थी? सेना में होती थी। क्यों होती थी? इनको कट धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कट्टर बनाने के लिए मौलवी और उलेमा की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और पैदल सिपाहियों को इस समय, जो पैदल सिपाही होते थे उनको क्या कहा जाता? पैदल सिपाहियों को या पैदल सेना को, पैदल सेना आब्लिक सिपाही को क्या कहा जाता था? क्या? पायक। क्या कहा जाता था? पायक कहा जाता था। इस समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, पायक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पायक जो है, पैदल सेना या पैदल सिपाही को पायक कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे अधिकतर हिंदू दास, नीच जाति को जो गरीब पायक होते थे या गरीब पैदल सेना होती थी, जो घोड़े नहीं रख सकते थे, वो निजी रक्षक तथा द्वारपाल के रूप में अच्छी सेवा करते थे। तो इनकी नियुक्ति कहां होती थी? इनकी नियुक्ति निजी रक्षक, मतलब कि अपने निजी रक्षा में, चाहे प्रांतपति हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे जितने भी पदाधिकारी होते थे उस समय, वो लोग इन लोगों को अपने निजी सेना में रख लेते थे, क्योंकि ये वहां अच्छी सेवा करते थे। हाथियों की भी सेना हुआ करती थी। ठीक है, हाथियों की सेना हुआ करती थी, जिनका विशेष स्थान था शाहना ए पील। शाहना ए पील, शहना ए पील, शहना ए पील जो होता था, इसी के अधीन जो है हाथियों को रखा जाता था। हस्ती दल को, हस्ती दल को, हस्ती दल को शहना ए पीर के जो है अधीन रखा जाता था। और आप देखेंगे कि सेना का जो संगठन था, ये दशमलव पद्धति के आधार पर किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सल्तनत कालीन जो सेनाएं थी, ये क्या थी? ये दशमलव पद्धति के आधार पर किया जाता था। ठीक है, दशमलव पद्धति, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, दशमलव पद्धति के आधार पर जो है सेनाएं आधारित थी। जैसे आप देखेंगे अब कि एक सरखेल, अगर एक कह दिया गया कि एक सरखेल, एक सरखेल, अब एक सरखेल का मतलब क्या होता था? एक सरखेल का मतलब होता था कि इनके पास जो है 10 क्या है? एक सरखेल मतलब 10 अश्वारोही। ठीक है, और एक जो है सिपाह सलार, एक सिपाह
एक सिपह सलार का मतलब होता था 10 सर खेल। सर खेल, या इसे कहा जाता था सर ए खेल, सर ए खेल। ठीक है। अब फिर आप देखेंगे कि एक अमीर एक अमीर जो होता था, एक अमीर के अंदर में 10 सिपाह सलार होते थे। 10 सिपाह सलार होते थे। और आप देखेंगे कि एक मलिक के अंदर क्या होते थे? 10 अमीर होते थे। 10 अमीर होते थे। और एक खान के अंतर्गत क्या होते थे? 10 मलिक या मालिक होते थे। 10 मलिक या मालिक। ठीक है। तो ये सेनाएं क्या थी? दशमलव पद्धति के आधार पे थी, और सल्तनत कालीन सेना का संगठन इसी पे चलता था। ठीक है। आप देखेंगे कि उस समय तोप खाने का प्रचलन नहीं था। ठीक है। उस समय तोप खाने का प्रचलन जो है नहीं था। तो कैसे तोड़ा जाता था दरवाजे को, किले को तोड़ने के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था तो करी जाती रही होगी ना, तभी तो किला बंद होता था। इसके बाद भी लोग उसे तोड़ के घुस जाते थे। तो कैसे घुसते थे? आइए हम लोग उस पर चर्चा करते। देखिए, किले को तोड़ने के लिए उस समय तोप खाने का प्रचलन तो नहीं था, लेकिन किलों की दीवारों को तोड़ने में बड़े गोले फेंकने, बारूदी गोले व पटाखे आदि फेंकने वाले यंत्र को क्या कहा जाता था? गुलेल मान लीजिए। लेकिन आज के समय में हम उसे गुलेल कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता था। ये वाला छोटा वाला गुलेल नहीं, छोटे वाले गुलेल से बड़ा बारूद का गोला आप नहीं फेंक सकते, वो बड़ा गुलेल होता था। ठीक है। लेकिन उसका उस समय जो नाम था क्या था? मंगलीक। जो तोप खाने दीवार को तोड़ने के लिए क्या बारूदों, ठीक है, बारूदों और पटाखे आदि को फेंकने वाले यंत्र को क्या कहा जाता था? यंत्र को मंगलीक या अर्राद, मंगलीक या अर्राद जो है कहा जाता था। ठीक है। नावों के एक बेड़े को सैनिक सामग्री ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। युद्ध की समस्त जानकारी जो है एक नाम होता था युद्ध की समस्त जानकारी, या ऐसा कहा जा सकता है कि युद्ध में घटने वाली समस्त घटनाओं को सुल्तान तक पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता था? युद्ध में घटित सभी जितनी भी घटनाएं युद्ध में घटती थी, उसको सुल्तान तक पहुंचाने के लिए या राजधानी तक पहुंचाने के लिए साहिब ए बरीद ए लक्सर, क्या साहिद ए बरीद ए
लक्सर, शाहिद बरीद लक्सर होता था, या साहिब, या इस शाहिद को कहीं कहीं क्या साहिब लिखा गया है, शाहिद को कहीं कहीं क्या लिखा गया है, साहिब लिखा गया है, तो इसको आप साहिब ही कर लीजिए। साहिब बरीद लक्सर जो है, युद्ध में जो भी घटनाएं, समस्त जितनी घटनाएं घटती थी उसको राजधानी तक पहुंचाने का काम कौन करता था, साहिब बरीद लक्सर करता था। ठीक है। सुल्तान की जो है अपनी गुप्तचर सेनाएं भी होती थी, या गुप्तचर होते थे। शत्रु सेना की गतिविधियों की सूचना कौन, शत्रु सेना की गतिविधियों की सूचना जो देता था वो क्या कहता था, तले अह या यजकी, तले अह या यजकी, क्या तले अह या यजकी, तले अह या यजकी जो है क्या होता था, नामक गुप्तचर देते थे। विभिन्न प्रकार के युद्ध इंजनों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, युद्ध में विभिन्न प्रकार के इंजनों, ठीक है, का प्रयोग जो है, युद्ध इंजनों का कह सकते हैं, युद्ध इंजनों का प्रयोग किया जाता था। जैसे क्या, चरख। अब चरख क्या होता था, अब जानिएगा, ध्यान सुनिए, पूछा जाता है मिलान करने के लिए। चरख जो होता था, क्या होता था, शिला प्रक्षेपास्त्र। क्या होता था, शिला प्रक्षेपास्त्र। ठीक है। दूसरा नाम आता है, चरख के बाद आता है सवत। क्या आता है, सवत। अब आप सोचेंगे सवत क्या है, सवत जो होता था सुरक्षित गाड़ी होती थी। सुरक्षित गाड़ी होती थी। इसके साथ साथ गरगंज, क्या, गरगंज। अब आप सोचेंगे गरगंज क्या है, ये गरगंज जो होता था चलायमान यंत्र होता था। क्या होता था, चलायमान यंत्र। ठीक है, चलायमान यंत्र होता था। साथ ही साथ अभी मैंने गुलेल की चर्चा करी थी, तो उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था, एक जो बारूद जिससे फेंका जाता था, गुलेल टाइप का भी होता था, लेकिन उसे क्या कहा जाता था, उसको मैंने बताया, उसको क्या कहा जाता था, उसको मंगलिक या अर्रात कहा जाता था। लेकिन एक गुलेल होता था, गुलेल को क्या कहा जाता था, फलाखून। क्या, फलाखून जो होता था वो कौन होता था, गुलेल होता था। गुलेल जो है फलाखून होता था। सेना के आकार व वेतनों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते, जैसे आज होते रहते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक सुसज्जित अश्वारोही को 234 टके प्रति वर्ष मिलते थे। कितने, एक सुसज्जित अश्वारोही अगर हो है तो 234 टके जो है प्रतिवर्ष जो है सुल्तान द्वारा दिया जाता था। ठीक है। लेकिन आप वही देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक, ये तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप भूल जाएं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, लेकिन मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक भोजन, वस्त्र
भोजन, वस्त्र और चारे, तीनों को मिला के भोजन, वस्त्र और चारा, ये सब मिला के 500 टका प्रतिवर्ष जो है अपने सैनिकों को, एक सुसज्जित जो सैनिक होता था उसको देता, प्रतिवर्ष जो है अतिरिक्त दिया करता था। ठीक है, आप देखेंगे यह अंतर संभवतः क्यों है। यह अंतर इसलिए है कि ये जो है भोजन, ये जो है अलाउद्दीन ने सैनिकों के वेतन को पर्याप्त रखने के लिए क्या करा था। यह अंतर इसलिए है कि अलाउद्दीन ने सैनिकों के वेतन को पर्याप्त रखने के लिए, मतलब 234 टका आपके लिए पर्याप्त है, इसके लिए क्या करा था। इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण, बाजार खुलवाया और बाजार में जो मूल्य था, मूल्य को निर्धारित करने के लिए घटतौली पर रोक लगा दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो खान होता था, जो खान होता था, खान को प्रतिवर्ष कितना दिया जाता था, 1 लाख टका, 1 लाख टका प्रतिवर्ष खान को दिया जाता था। तो वहीं आप देखेंगे अमीर को, खान के बाद कौन आता था, अमीर, खान के बाद अमीर, अमीर को कितना दिया जा रहा, अमीर को 30 से 40 हजार प्रतिवर्ष। तो वहीं सिपाह सलार को, वहीं सिपाह सलार को कितना, सिपाह सलार को कितना, 20,000 वहीं सिपाह सलार को 20,000 प्रतिवर्ष वेतन के रूप में दिया जाता था। और जो छोटे अधिकारी होते थे वर्ष में 1 से लेकर 10,000 तक जो है प्रतिवर्ष वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, यहां तक अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन न्याय प्रशासन। अभी तक हम लोगों ने सल्तनत कालीन सेनाओं के बारे में जाना, उनके वेतन के बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सल्तनत कालीन न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन, अब आप देखेंगे न्याय विभाग दिल्ली के सुल्तानों का एक असंगठित विभाग था। न्याय विभाग दिल्ली के सुल्तानों का एक असंगठित क्या था, विभाग था। सुल्तान, सद्र उस सुदूर, काजी उल कजात आदि न्याय से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी थे। ठीक है, सुल्तान जो है, सुल्तान दीवान ए कजा तथा दीवान ए मजलिस या दीवान ए मजालिम के द्वारा भी न्याय का काम पूरा करता था। ठीक है, इस दिशा में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग बनाया, क्या, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग जो है
कायम किया, स्थापित किया। दीवान मजालिम का अध्यक्ष कौन होता था? दीवान मजालिम का अध्यक्ष अमीर दाद होता था। दीवान मजालिम का जो है मालिक होता था या अध्यक्ष होता था, तो कौन होता था? अमीरे दाद। ठीक है, अमीरे दाद होता था। दीवान मुमालिक सुल्तान को क्या करता था? सुल्तान को कानूनी परामर्श देता था। प्रांताध्यक्षों को सहायता काजी या साहिब ए दीवान करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुल्तान को कानूनी परामर्श कौन दे रहा है? दीवाने मुमालिक सुल्तान को कानूनी परामर्श कौन दे रहा है? दीवाने मुमालिक, दीवान मुमालिक। ठीक है, ये तो किसको दे रहा है? सुल्तान को कानूनी परामर्श दीवान मुमालिक दे रहा है। तो वहीं प्रांताध्यक्षों को, जो प्रांताध्यक्ष होते थे, उनको जो कानूनी सलाह देता था, कौन देता था? साहिब ए दीवान। साहिब ए दीवान जो है देता था। ठीक है, या जो साहिब ए दीवान होता था, इसी के साथ एक और चीज जोड़ सकते हो, कौन? काजी। काजी या साहिब ए दीवान जो है कानूनी परामर्श दिया करता था। अब देखेंगे कि जो मुस्लिम कानून है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोत है। क्या? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। क्या? कुरान क्या क्या है? कुरान है, हदीस है, इजमा है। कुरान, हदीस, इजमा एवं क्या? कयास। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। किसको? कुरान, हदीस और इजमा और कयास को। तो ये जो कुरान है, कुरान यह मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत है। कुरान जो है, कुरान नंबर 1 कर लीजिए। कुरान मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत। ठीक है, कुरान जो है मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत है। इसके नियमों की सहायता से प्रशासकीय समस्याओं का समाधान किया जाता था। इसका, इसके नियमों से प्रशासकीय समस्या का समाधान जो है किया जाता था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्या? हदीस। हदीस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह ग्रंथ में पैगंबर या हदीस जो ग्रंथ, इसमें क्या है? इसमें जो है पैगंबर के कार्यों और कथनों का उल्लेख है। किसका? कार्यों एवं कथनों का, कार्यों एवं कथनों का उल्लेख किया गया। किसमें? हदीस में। ठीक है, अब देखेंगे कि जब कुरान के नियमों के माध्यम से किसी समस्या का समाधान नहीं होता दिखता था, तो हदीस का सहारा लिया जाता था।
मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि जब कुरान मूक हो जाता था तो किसका किसका सहारा लिया जाता था? पैगंबर का, हदीस का। इस पैगंबर में क्यों बोला? क्योंकि पैगंबर के कार्यों एवं कथनों का उल्लेख ही हदीस में है। ठीक है, तो हदीस का या पैगंबर के कथनों एवं उनके कार्यों का जो है सहारा लिया जाता था। किसको? नियमों को सुलझाने के लिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे इजमा। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे इजमा को। अब इजमा में देखेंगे कि मुस्लिम कानूनों की व्यवस्था करने वाले विधि शास्त्रियों को क्या विधि शास्त्री को क्या कहा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कानून मुस्लिम कानून लिखिए, मुस्लिम कानून की व्यवस्था, ठीक है, करने वाले कौन थे? विधि शास्त्री। विधि शास्त्री जो होते थे या विधि ज्ञाता होते थे, जो कानून के जानकार होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मुजतहिद कहा जाता था। क्या? मुजतहिद जो है कहा जाता था। अतः ऐसा कहा जाता था, कहा जा सकता है कि जो मुजतहिद है, इसके द्वारा जो व्याख्यायित कानून होता था या क्या, या अल्लाह की, ईश्वर की, पैगंबर की इच्छा पर माना जाता था। इसीलिए इसमें क्या कहा गया? इजमा, ईश्वर की इच्छा, पैगंबर की इच्छा। ठीक है, जो मुजतहिद जो व्याख्या कर देता था उसको क्या, ईश्वर का, अल्लाह की इच्छा माना जाता था और उसको जो है सही माना जाता था। इसके बाद आप देखेंगे चौथा क्या हम लोग पढ़ रहे थे? कयास। अब कयास क्या है? कयास समझ सकते हो, तर्क। कयास लगाया, भैया आपने तो अपने अनुसार ही कयास लगा लिया, अपने अनुसार ही सोच लिया, अपने अनुसार ही दिमाग दौड़ा लिया, तो क्या? कयास। तो मतलब तर्क के आधार पर, जो कयास के आधार पर कानून का विश्लेषण किया जाता था, उसे क्या कहा था? उसे कयास कहा जाता था। मतलब यहां लिख सकते हो आप तर्क के आधार पर, यहां आप लिख सकते हो क्या? तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर कानून का, तर्क के आधार पर कानून का विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, या इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। हालांकि जितने भी कंटेंट मैं दे रहा हूं सब एनसीईआरटी बुक पर आधारित, एनसीईआरटी बेस पर है। इसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी हो, कोई गलतियां आप लोगों को दिख रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।